मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक हम लोगों ने नदी तंत्र को पढ़ा है और नदी तंत्र के बाद नदी घाटी परियोजनाओं को देखा। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग के भारत के प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहले के जो भी वीडियो है उसको स्टार्टिंग से देखें और उसका नोट्स तैयार करें, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये जरूरी है। अब देखिए, जो जलप्रपात हैं, जो भारत के जो जलप्रपात है, जो प्रमुख जलप्रपात हैं उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग झीलों के बारे में देखेंगे। देखिए, पहले जलप्रपात होता क्या है। अगर मान लेते हैं ये पहाड़ी, अगर ये पर्वत है और पर्वत का ये निचला वाला हिस्सा है, ये पर्वत है, ऊपर से अगर कोई नदी आती है, कोई नदी का प्रवाह हो रहा है, तो नदी का जब प्रवाह हो रहा होता है तो वो जब नीचे गिरेगी, जब ऊपर से ये जो नदी है वो नीचे गिरेगी तो एक झरने की तरह ये निर्मित होगा। यानी ऊपर से जब नदियां ऊपर जो पर्वतों की चोटी से जब नीचे की ओर गिरती हैं, जब ऊपर के हिस्सों से जब नीचे की ओर गिरती हैं, तो ये जलप्रपात इसको कहते हैं। इसको यानी नदियां यहां प्रपाती रूप ले लेती हैं और इसको कहा जाता है जलप्रपात। इसको जलप्रपात कहा जाता है। अब देखिए, जो जलप्रपात, तो भारत में ऐसे जो जलप्रपात हैं इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको कर्नाटक में है शरावती नदी। कर्नाटक का शरावती नदी सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है। कर्नाटक में शरावती नदी सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है। एक एक चीज मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए, नोट्स को तैयार करते जाइए। कर्नाटक में शरावती नदी सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निर्माण करती है। अब देखिए, लेकिन एक बात कभी कभी दे देता है, इस जलप्रपात का नाम है गरसोपा जलप्रपात या जोग जलप्रपात, इसको कहते हैं जोग जलप्रपात, या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये जो जलप्रपात हैं, ये जलप्रपात निर्मित कैसे होते हैं कि ऊंचाई वाले पर्वतों की ऊंचाई वाले हिस्से से जब नदियां नीचे की ओर गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और ऐसे जलप्रपात में भारत में कई सारे जलप्रपात हैं। इन जलप्रपात में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोपा जोग, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की नदी है शरावती नदी कर्नाटक में निर्मित करती है। अब देखिए, दो जलप्रपातों को लेकर यहां पर डाउट रहता है, एक जोग या गरसोपा और एक है कुचिकल जलप्रपात। तो ध्यान रखिएगा, जोग जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जो जलप्रपात है, ये ध्यान रखिएगा, जो कुचिकल जलप्रपात है वराही नदी, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, लिखते जाइएगा, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में वराही नदी कुचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। अब देखिए, कर्नाटक में ही शरावती नदी गरसोपा जलप्रपात का निर्माण करती है, कर्नाटक में वराही नदी कुचिकल जलप्रपात का निर्माण करती है। अब बात आ गई दो चीजें कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो गरसोपा या जोग जलप्रपात हम देंगे, लेकिन अगर आ जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात तो जोग या गरसोपा नहीं है। देखिए, ये जोग को देखिए, जोग जलप्रपात को देखिए, जो शरावती नदी निर्मित करती है। जैसे ये आपका पर्वत वाला हिस्सा है, ये मान लेते हैं पर्वत वाला हिस्सा है, ये नीचे ढाल है, मान लेते हैं ये पर्वत है और ये नीचे ढाल है, ठीक है। तो जो शरावती नदी है वो ऊपर से आ रही है, आने के बाद गिर रही है, नीचे गिर रही है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई है जो डायरेक्ट यानी सीधा जल गिरा रही है। लेकिन कुचिकल को देखेंगे तो ऐसे है, ये मान लेते हैं यहां से अगर बराही नदी आ रही है, आने के बाद अपना जल यहां गिराई, फिर यहां पर प्रवाहित होकर फिर यहां गिराई, फिर यहां पर प्रवाहित होकर यहां जल गिराई। तो एक बात जरा सोचिए,
ऊंचा, अगर सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात कहें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन है? जोग जलप्रपात। लेकिन अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात तो कुचिकल। कुचिकल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुचिकल है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग, गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। यानी कुचिकल जलप्रपात जो है उसमें बराही नदी अपना जल सीधा नहीं गिराती, मतलब कई सारे हिस्सों में, देखिए ये, फिर उसके बाद फिर ये, मतलब कई सारे हिस्सों में बढ़ करके वो क्या करती है? अपना जल गिराती है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात तो कुचिकल जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोग जलप्रपात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दोनों कहां है? कर्नाटक में, नोट करते जाइएगा। उसके बाद कावेरी नदी, कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद कृष्णा नदी गोकक जलप्रपात का निर्माण करती है। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है कर्नाटक में, और कृष्णा नदी गोकक जलप्रपात का निर्माण करती है महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर के पास ध्यान रखिएगा, येना जलप्रपात स्थित है। येना जलप्रपात महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास येना जलप्रपात स्थित है। अब तमिलनाडु में आइएगा, तमिलनाडु में तो एक नीलगिरी के पास, नीलगिरी की पहाड़ियों में एक गांव है पैकारा। ये पैकारा एक नदी भी प्रवाहित होती है, और ये नदी पैकारा गांव के पास एक जलप्रपात बनाती है, जिसके चलते पैकारा जो गांव है वो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ है, और बड़ा ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का। कभी आप जाइए तो यहाँ घूमिए, बहुत अच्छा जगह है पैकारा। और ये यहां पर पैकारा नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम पैकारा जलप्रपात है। मतलब गांव भी है पैकारा गांव वहीं पे, और वहीं पे नदी बहती है पैकारा नदी, और पैकारा नदी पैकारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कहां है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऊटी के आसपास। अब देखिए, ये तो हो गए। अब आगे देखिए, धुआंधार जलप्रपात। आपको पता है ना, यहां नर्मदा नदी जो मैकाले की पहाड़ी से निकलती है, और मैकाले के अमरकंटक से निकलने के बाद आती है, और जबलपुर के पास धुआंधार, या जिसको कपिल धारा जलप्रपात कहते हैं, बड़ा खूबसूरत संगमरमरी पत्थर के नीचे वो प्रवाहित होता है। संगमरमर पत्थर है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा है, ये पहाड़ का हिस्सा है, और मान लेते हैं यहां से अगर नदी प्रवाहित हो रही है, यहां से आ रही है, अगर गिर रही है नदी, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये संगमरमर चट्टाने हैं। तो ये उजला संगमरमर है, तो ऐसे ही जल गिर रहा है। एक तो जल का रंग, और दूसरा वो संगमरमरी चट्टानों के चलते है, वो जो उजले कलर का जो संगमरमर की चट्टाने हैं उसके चलते इसका रंग दूधिया एकदम नजर आता है। धुआंधार जलप्रपात जिसको कहते हैं, या इसको कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। यहां चंबल नदी प्रवाहित होती है, मलबा पठार से चंबल नदी चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है, और झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये जलप्रपात के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। जो मैंने बताया उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख जिले। देखिए, भारत के प्रमुख जिलों में पहले ऊपर से देखते हैं जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील। पहले बता देते हैं, उसके बाद खासियत बताएंगे। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप जितने लोग जो वीडियो देखते हैं, जो क्लास कर रहे हैं, उन सब लोग को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जो पहले से पढ़े हुए हैं, और कई मतलब पहले से सारी चीजों को उन्होंने पढ़ा है। लेकिन कई सारे ऐसे नए कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार चीजों को देख रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि उनकी समझने की क्षमता बेहतर नहीं है, सब बेहतर ढंग से समझने वाले हैं और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको जीरो लेवल से लेकर शुरू करना पड़ता है ताकि वो प्रत्येक चीजों को समझ सके। हमको दोनों जो मान लेते हैं नए शुरू किए हैं, जो तैयारी करना नया शुरू किए हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन दो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए मैं एक एक चीज को मैं बताते जाता हूं और आप लोग प्रत्येक चीजों को नोट करते जाइए। चलिए अब देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले नाम मैं बता देता हूं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन झील है? बुल्लर झील, डल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगगड़ो, सोमरिरी, गंगावल, मानसबल, ये सब जो झीलें हैं वो कहां है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी जो नाग नाम से आ जाए, समझिए नाग जिसमें आए, समझिए वो जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ऐसे मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, नाग नाम से आए तो समझिएगा वो कहां है? जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छीपाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। उत्तराखंड की झीलें नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुहीपताल, देवताल, खुरपताल, राकसताल, मलाताल। ये जितने ताल हैं वो कहां है? उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में लेकिन दो ऐसे ताल वाले हैं जो कहां है? हिमाचल प्रदेश में। मैं पहले ही बोला हूं कि आप इस ट्रिक पर मत जाइएगा, क्योंकि ट्रिक आप अगर कहा जाता है कि सफल होना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट रास्ता, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है और आप शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। और कभी कभी हम लोग का ट्रिक पे नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, वो कम होने लगती है। इसलिए आप लोग ट्रिक पर न जाकर आप चीजों को समझिए और उसको बेहतर कीजिए। अब देखिए, तो अधिकांशतः जो ताल वाले हैं वो कहां है? उत्तराखंड में। लेकिन दो सूरजताल, चंद्रताल कहां है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील। चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील। उसके बाद राजस्थान की झीलें देखिए, राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील। नक्की एक पक्षी अभयारण्य है बिहार में, ध्यान रखिएगा, नक्की एक पक्षी अभयारण्य है बिहार में। राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, लूनकरसर, डिंडवाना झील, पिछौला झील, अनंत सागर झील, ढेबर झील, कुचामन झील, पुष्कर झील। ये कहां है? राजस्थान में है। महाराष्ट्र में लोनार और कोवई झील है। कर्नाटक में बेलांदूर झील, केरल में बेम्बनाड और अष्टमुड़ी। ये दोनों केरल के जो झील हैं उसको स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। केरल के झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में कालीवेली और कोडाई कनाल। कोडाई कनाल आपको पता है कि ये पर्यटक स्थल है तमिलनाडु का। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलोरी झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। अगर पहले तेलंगाना नहीं था, अलग राज्य नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में आते थे। उड़ीसा में चिल्का झील है, मणिपुर में लोकतक झील और सिक्किम में सोंगमा झील है। ये सारी झीलें हैं जिसको मैंने नाम, अब एक एक करके हम देखेंगे इसकी खासियतों के बारे में। अब देखिए इसकी खासियत देखते हैं। पहले जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील। बुल्लर झील पहला नंबर, बुल्लर झील के बारे में एक एक करके लिखते जाइएगा। कश्मीर घाटी में स्थित बुल्लर झील से होकर झेलम नदी प्रवाहित होती है। यानी झेलम नदी ने ही बुल्लर झील का निर्माण किया है। बुल्लर झील पहला चीज। दूसरा चीज, झेलम नदी कहां से होकर प्रवाहित होती है? बुल्लर झील से होकर प्रवाहित होती है। अब देखिए, बुल्लर झील एक प्रकार का, आप देखिएगा तो ये गोखुर झील है। अब गोखुर झील होता क्या है? बुल्लर झील एक प्रकार का गोखुर झील है। जिस झील का निर्माण नदियों के द्वारा होता हो, जिस झील का निर्माण नदियों के द्वारा होता हो, गोखुर झील होता है। जैसे आप देखिए, जब कश्मीर घाटी में जब प्रवाहित होती है, जब कश्मीर घाटी में जब प्रवाहित होती है झेलम नदी, तो देखिए कैसे प्रवाहित होती है। विसर्पण बहुत अधिक करती है। जब वो प्रवाहित होती है तो विसर्पण करती है। अब देखिए,
विसर्पण करती है। अब जब विसर्पण करती है तो मान लेते हैं ये प्रवाहित हो रही है, तो विसर्पण कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि क्या है, ये समतल मैदान है, जो कश्मीर घाटी है वो समतल मैदान है, इसलिए ये विसर्पण कर रही है। अब ऐसी स्थिति से विसर्पन करते हुए ऊपरी हिस्से में कभी आकर के ये क्या होता है कि आकर यहां सट गई, और सटने के बाद ये सीधे प्रवाहित होने लगेगी। अब ये वाला जो हिस्सा है यहां तो नहीं सटा, लेकिन यहां आकर के यहां सट गई। यहां पर जो नदियों की अवसाद है वो अवसाद यहां पर जमा हो गए, ठीक है, यहां अवसाद जमा हो गए, इसका मुहाना पतला हो गया और यहां अवसाद जमा हो गए, तो ये इस नदी के मार्ग से क्या हुआ, अलग हो गया, ये थोड़ा क्या हुआ, किनारे हो गया। इसी प्रकार से बुल्लर झील निर्मित है, यानी इसी प्रकार के झील को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील का निर्माण किसने किया है, झेलम नदी ने किया है, विसर्पण के माध्यम से। विसर्पण मतलब ये ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है। कारण क्या है, समतल मैदान है कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी के समतल मैदान में यह नदी विसर्पण करते हुए क्या प्रवाहित होती है और बुल्लर झील से होकर गुजरती है। बुल्लर झील से होकर ही नहीं गुजरती, बल्कि ये कहिए कि बुल्लर झील का निर्माण किसने किया है, तो झेलम नदी ने किया है। चलिए बुल्लर झील के बारे में ये चीज जाने, पहला चीज जाने क्या, कि झेलम नदी इससे होकर गुजरती है। झेलम नदी ने ही बुल्लर झील का निर्माण किया है, और बुल्लर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। इस चीज को अगला नंबर, बुल्लर झील, ऐसा कहा जाता है कि बुल्लर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। विवर्तनिक क्रिया मतलब प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है, जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, जो प्लेट का, जो प्लेटों में जो हलचल होती है, तो हलचल की क्रिया का प्रभाव है किस पे, बुल्लर झील पे। बुल्लर झील के निर्माण पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है, टेक्टोनिक थ्योरी का प्रभाव है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद ये लिख लीजिए कि विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। अगला चीज, बुल्लर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुल्लर झील, अगला चीज नोट कीजिए, बुल्लर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह चीज हो गया। आगे देखिए, अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश में। देखें हिमाचल प्रदेश में क्या है, भृगु, मछीपाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। यहां उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुही, पताल, देवताल, खुरपताल, राकसताल, मलाताल। और सिक्किम में क्या है, सोंगमा। जो सोंगमा है वो सिक्किम का ये झील है। मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। और लोकटक झील में एक द्वीप है, केबुलामजाओ। केबुलामजाओ जो द्वीप है ना, वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वहां केबुलामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, लोकटक झील में स्थित है केबुलामजाओ नेशनल पार्क। तो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि केबुलामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यह किस झील में है, लोकटक झील में है। कहां है, मणिपुर में। अब देखिए यहां ये जो केबुलामजाओ क्या है, नेशनल पार्क है, और तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की, ध्यान रखिएगा, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, और यह खारे पानी की झील है। पहला नंबर, चिल्का झील खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील खारे पानी की झील है, पहला नंबर। दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें तो यह एक लैगून झील है। चिल्का एक लैगून झील है। उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो एक प्रकार का क्या है, लैगून झील है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह एक प्रकार का लैगून झील है। अब लैगून झील क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। लैगून झील क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका इंडिया है,
इंडिया का ये तट है। तो ये तट ये सीधा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, कटा फटा है, ये ऐसे है, ठीक है, ये कटा फटा है। तो इसमें क्या होता है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वो आती हैं यहां प्रवेश करने के बाद यहां क्या हुआ, थोड़ा सा अंदर दब गया, ठीक है, प्रवेश करके यहां अंदर दब गया, दबने के चलते फिर ये क्या समुद्र की लहरें अवसादों को इसके मुख में जमा करने लगेगी, यहां जमा करने लगेगी, और करते करते इसके मुख को बंद कर देगी या इसका मुख को पतला सकरा कर देगी, ठीक है। अब ये जो झील निर्मित हुआ, इस झील को हम क्या कहेंगे, लैगून झील। भारत में तटीय हिस्सों में ऐसे कई सारे लैगून झील हैं, चाहे कोलेरू हो, पुलिकट हो, चिल्का हो, बेमनाड़ हो, अष्टमुड़ी हो, ये सब झील कैसे हैं, ये सारे झील क्या है, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, बेमनाड़, अष्टमुड़ी, ये सब लैगून झीलें हैं। ध्यान रखिएगा, लैगून झील में आ जाए तो नोट कर लीजिए, बेमनाड़ केरल का, अष्टमुड़ी केरल का है, कोलेरू पुलिकट आंध्र प्रदेश का, चिल्का झील उड़ीसा का, ये सभी लैगून झीलें हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लैगून झीलें क्या होती हैं, समुद्र की लहरों ने क्या किया कि मुख के भाग को काट करके अपना एक जगह बनाया, और जगह बनाकर क्या किया, फिर उसके अपने मुहाने पर वो अवसादों को जमा करके उसके मुख को सकरा कर दिया या उसके मुख को बंद कर दिया। तो ऐसे झील को हम क्या कहेंगे, लैगून झील कहेंगे। अब जरा सोचिए, लैगून झीलों में क्या है कि समुद्र का जल प्रवेश किया है, इसलिए ये झील क्या होंगे, खारे पानी के होंगे, क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है, इसलिए ये खारे पानी की झीलें हैं, ध्यान रखिएगा। अब आ गया ये चिल्का के बाद, यानी चिल्का झील खारे पानी की झील है। हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, ये तेलंगाना स्थित झील है। निजाम सागर, ये सब कृत्रिम झील है। उसके बाद कोलेरू और पुलिकट, जब मैं नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है और उसके बीच में कोलेरू झील स्थित है। कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा आपस में मिल गई है और उसके बीच में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य में कोलेरू झील स्थित है। अगला पुलिकट, पुलिकट झील कहां है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है, सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर कौन सा है, पुलिकट झील है, और पुलिकट झील में ही क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। लिख लीजिए, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है, पुलिकट झील में है। पुलिकट झील कहां है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, सीमा पर है। और ये पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है। आपको पता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यानी इसरो का लॉन्चिंग पैड कहां है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। अब देखिए तमिलनाडु में दो मुख्य रूप से दो हैं झीलें, कालीवेली और कोडाई कनाल, ये दो झीलें हैं। अब केरल में आइए, केरल के झीलों को हम क्या कहते हैं, स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। केरल के झीलों को हम स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। अब देखिए जो केरल की झीलें हैं उसमें ये लैगून झीलें हैं। केरल की झीलें बेमनाड़ और अष्टमुड़ी क्या है, लैगून झीलें हैं। अब देखिए इसको कयाल कहते हैं और ये लैगून झीलें हैं। एक बात आपको बता दें कि जो बेमनाड़ झील है, बेमनाड़ झील, इस झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। कहां है, बेमनाड़ झील में। बेमनाड़ झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है और वेलिंगटन द्वीप पे ही नौकायान प्रतियोगिता की जाती है। द्वीप है, द्वीप के चारों ओर जल है और वहां पे नौकायान प्रतियोगिता आप देखते होंगे, आप जो डीडी स्पोर्ट आता है या कभी कभी आप देखते हैं डीडी स्पोर्ट पे या किसी चैनल पे कि नौकायान प्रतियोगिता होती है। तो नौकायान प्रतियोगिता वो कहां होती है, तो बेमनाड़ झील में जो वेलिंगटन द्वीप है यहां पर होती है। कहां है, केरल में। केरल में बेमनाड़ झील है और बेमनाड़ झील में ही वेलिंगटन द्वीप है जहां पर क्या होती है, प्रतियोगिता होती है, नौकायान प्रतियोगिता, नाव चलाने वाली जो प्रतियोगिता होती है उसमें। अब आ जाए कर्नाटक। कर्नाटक में झील है वेलांदूर झील। महाराष्ट्र में प्रमुख झील है लुनार और पोबई। पोबई के बारे में एक दो बार पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको जो सीधा सीधा है उसको क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है जिसके बारे में नहीं जानते हैं, छोटी छोटी चीजों को उठा देता है।
तो पोवई जो झील है वो कहां है? महाराष्ट्र में। लोनार एक प्रकार का क्रेटर झील है, क्रेटर लेक है, क्रेटर। अब ये क्या होता है, देखिए क्रेटर लेक क्या होता है। क्रेटर लेक होता क्या है? सपोज अगर मानते हैं यहां ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहां ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, मान लेते हैं भूपटल है, तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, मैग्मा दोनों ओर फैल गया यहां से निकल करके। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाले हिस्सा क्या होता है, जब ये ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है तो इस हिस्से में, यानी ये जो गहरा वाला हिस्सा है, यहां क्या हो जाते हैं? जल भर जाते हैं इसके, यानी ज्वालामुखीय मुख में जल भर जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। और यही क्रेटर जब बड़ा रूप ले लेता है तो उसको काल्डेरा कहा जाता है। यही जो क्रेटर है वो जब बड़ा रूप ले लेता है तो उसको काल्डेरा कहा जाता है। लोनार इसी प्रकार का ज्वालामुखीय झील है। ज्वालामुखी के मुख में जल के जमा होने से यह झील बना हुआ है। कौन सा झील? लोनार झील। यह एक प्रकार का क्या है? क्रेटर लेक है, यानी क्रेटर झील है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके बाद राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांबर, फतेह सागर, लूनकरसर, डिंडवाना, पिछौला, अन्ना सागर के बाद है आपको कुचामन, धेबर और पुष्कर, ये सभी झीलें हैं। एक बात आपको बता दें कि ये जो भी झीलें हैं ये मुख्य रूप से इसमें ये सारी झीलों का निर्माण पवन क्रिया द्वारा हुआ है। पवन क्रिया मतलब हवाओं ने क्या किया है कि वहां की मिट्टी को, वहां की मृदा को उड़ा करके कहीं और ले गई और वहां पे गड्ढा हो गया, जिसके चलते वहां झील निर्मित हुए। तो ऐसे झील का निर्माण हुआ है कहां? राजस्थान में, यानी राजस्थान की झीलें पवन क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। दूसरा नंबर, यहां की झीलें अधिकांशतः क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। अब एक बात जरा सोचिए, ये तो समुद्र तट तक है नहीं, समुद्र तट तक नहीं है तो ये खारे पानी की झील कैसे है? खारे पानी की झील कैसे है? तो एक बात बता रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये तेथिस सागर का अवशेषी भाग था। तेथिस सागर का अवशेषी हिस्सा, यानी तेथिस सागर का अवशेष जो राजस्थान के क्षेत्रों में रह गया, उसी से यहां झील निर्मित हुई है। तेथिस सागर, आपको पता है कि यहां पर तेथिस सागर हुआ करता था। इंडियन प्लेट जब उत्तर पूर्व की ओर गतिशील हुआ तो यहां पर यूरेशियन प्लेट से टकरा करके, यूरेशियन प्लेट से आया, नजदीक आया और यहां पे बीच में तेथिस सागर था। तेथिस सागर में मलबे थे, मलबे पर दबाव बना जिसके चलते हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब इसी में जो इसका अवशेषी हिस्सा रह गया, जो उत्तर भाग के मैदान है, उसी अवशेष में से राजस्थान का हिस्सा भी था। शायद इसलिए उन अवशेषों के, वो जो अवशेष रह गए, उसी के चलते राजस्थान की झीलें खारे पानी की झीलें हैं। ध्यान रखिएगा, खारे पानी की झीलें हैं कहां? राजस्थान में। अब देखिए उसमें से जयसमंद एक कृत्रिम झील है जो कि मीठे पानी की झील है, यानी कृत्रिम मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है राजस्थान में। जयसमंद राजस्थान में सबसे बड़ी झील है। किसका? मीठे पानी की झील है। एक बात ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या रह गए? चंडीगढ़ में एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। ये सारे जो झीलें हैं ये प्रमुख झीलें हैं। अब अन्य झीलों में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ध्यान सुनते जाइएगा। मैंने बताया था कि मान लेते हैं कोई नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी पर हम क्या करिए? बांध बना दिए। तो बांध जब बनाएंगे तो क्या होगा? बांध के पीछे का हिस्सा क्या होगा? वहां पर जल, बहुत काफी जल एकत्रित हो जाएगा, यानी पीछे में एक बहुत बड़ा सागर बन जाएगा। वो एक झील का रूप ले लेगा, एक बहुत बड़ा जलाशय का रूप ले लेगा। उसको कहते हैं कृत्रिम झील। इन्हीं कृत्रिम झील में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना द्वारा जो भाखड़ा बांध बनाया गया है, उसके पीछे
गोविंद सागर झील निर्मित है। वहीं रिहंद नदी पर, रिहंद नदी आपको पता है ना, रिहंद नदी छत्तीसगढ़ से निकल करके और जाकर के सोन में मिल जाती है, यानी रिहंद सोन की सहायक नदी है, सोन में मिल जाती है। अब रिहंद नदी पर मिर्जापुर के पास वहां एक बांध बनाया गया है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय का रूप ले लिया है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहां है? तो रिहंद नदी पर बांध बनाने से वो झील निर्मित हुआ है। अब देखिए, उसके बाद राजस्थान में आप झील देखिएगा तो कोटा बैराज के पास एक झील है। उसके बाद कोटा बैराज के पास जो झील है उसके साथ साथ आप देखिएगा तो यहां पर चंबल नदी पर कई सारे ऐसे बांध बनाए गए हैं जिससे कि झील निर्मित हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कई सारे झील हैं। देखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान का, ये सभी कृत्रिम झीलें हैं। अब देखिए, ये कृत्रिम झीलें हैं, तो कृत्रिम झीलों का निर्माण क्या हुआ है? नदियों पर बांध के बनाने से उसके पीछे का हिस्सा बहुत बड़ा जलाशय का रूप ले लिया है और उस जलाशय को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम झील कहते हैं। तो ऐसे भारत में कई सारे कृत्रिम, जो मैं नदी हाटी परियोजना पढ़ा रहा था, जो मैं बांध बता रहा हूं उसके साथ मैंने बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आपको इससे जुड़े हुए जो भी चीजें थी मैंने दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और आप इसका एक नोट्स बेहतर ढंग से तैयार कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।